इसकी चर्चा कर रहे थे हम, अपॉस्ट्रॉफी की। चौथा पॉइंट इसमें है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए एक्चुअली अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके पूजा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही, बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम इधर ध्यान देते हैं। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। यहां पे भी रूट वर्ड है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट शब्द यहां पे भी आता है ना, इसका मतलब होता है पुल करना, खींचना। आप देखो ट्रैक्टर शब्द वहीं से पैदा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर का काम क्या होता है? पीछे जितना बोझ है उसको वो पुल करता है। और कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और ट्रैक्ट का मतलब पुल करना, यानी सिकुड़ना। जब कोई चीज एक साथ ऐसे अंदर की तरफ पुल होती है तो इसी को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है जिसमें आप बड़े बड़े शब्दों को छोटे फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आओ देख लें। उनमें भी हमें अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल दिखाई देता है। जैसे आपका ये शब्द है डोंट, तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है डू नॉट। अगर डजंट लिखा हुआ है तो क्या मतलब है? डज नॉट। ठीक है। अगर आरंट लिखा हुआ है तो क्या मतलब है? आर नॉट। इजंट लिखा है इज नॉट। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को। ओंट लिखा हुआ है अगर, तो ये विल नॉट होता है। ठीक है। और अगर वुडंट लिखा हुआ है तो ये वुड नॉट होता है। बहुत सारे लोग ओंट को वुड नॉट समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये वुड नॉट ही है। वुडंट का मतलब वुड नॉट। और इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है वो इट्स होता है एक्चुअली। ये जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज या इट वाज या इट हैज। ठीक है। ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर है। आप अगर लोगों के फेसबुक पोस्ट को देखो या वैसे बोलने में तो पता लगता नहीं है, जब आदमी लिखता है तो उसकी औकात साफ हो जाती है। इसलिए एग्जाम वाले आखिरी चरण में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कराते हैं कि भाई पोल खोलनी है इसकी। इसने प्री भी लिख लिया, मेंस भी लिख लिया, वहां तो एमसीक्यू था, एबीसीडी करनी थी। अब इसने असली चेहरा दिखाना है जब ये अंग्रेजी लिखेगा, तो वहां पे गलतियां बहुत दिखाई देती हैं। आज इस बात को क्लियर ही कर लो। अब जैसे आप अगर लिखते हो ये, मैं लिखूं इट्स कलर इज ब्लू, इट्स कलर इज ब्लू एंड इट्स रेनिंग। ये बचपन से आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ये इसका मतलब हुआ बारिश हो रही है। इसमें अगर बिना अपॉस्ट्रोफी के लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जबकि यहां पे ये क्या है? कलर शब्द आपका नाउन है और ये आपका हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव है भाई। जैसे आपने सीखा हिज, अब मैं कहूं कि दिस इज हिज बुक, तो इसकी हिंदी क्या हुई? यह उसकी किताब है। तो बुक और हिज वहां से पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के जस्ट पहले आया और उसका संबंध बता रहा है। दिस इज हर बुक, दिस इज हर हाउस, यहां पे उसका घर, तो यहां पे हर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ये इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी क्या हो गई? इसकी हिंदी इसका होती है, मतलब इसका रंग नीला है। ये ध्यान में रखिए। और जब आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है, इट इज बारिश हो रही है, या इट्स अ मार्कर। अगर मैं कहूं इट्स अ मार्कर तो इट इज अ मार्कर। आप ये मतलब यहां पे निकलेगा। ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अब मान लो सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ है कि आप सुनते भी हैं इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब मान लो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, बोलने में किसी ने बोला इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस और आपने उसमें बिना अपॉस्ट्रोफी के लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। और यहां पे जब इट्स को खोलोगे तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैंने इसीलिए क्या लिखा है कि इट्स का मतलब इज भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है और हैज भी हो सकता है। अब जैसे यहां पे ये हैज हो गया, क्योंकि बीन लगा हुआ है तो जाहिर तौर पे इट इज बीन तो होता नहीं है, इट इज बीन तो होगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा? हैज बीन। इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि वो आदमी, उस व्यक्ति ने जिसने ये बात कही है, उसने किसी जगह पे अपना कुछ समय बिताया होगा। और समय मान लो 2 दिन किसी होटल में रुका, किसी रिसॉर्ट में रुका, 3 दिन रुका, और उसके बाद जब वो जा रहा है तब वो ये कह रहा होगा शायद होटल के मैनेजर से, जब वो फीडबैक ले रहा होगा, ये कह रहा होगा सर इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस का मतलब इट हैज बीन। क्यों हैज बीन? इसकी शुरुआत में चर्चा हो चुकी है कि भाई यहां पे आप लगा रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब भी इस्तेमाल करते हो तो फोकस ड्यूरेशन पे होता है। वो व्यक्ति अपने 3 दिन के एक्सपीरियंस के लिए ये बात कह रहा है, वो 3 दिन का पीरियड जब उसने वो समय उसके होटल में गुजारा, राइट? और अगर मान लो बस उसी मोमेंट की बात होती कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे अपना जलपान किया, नाश्ता किया, और उसके बाद पूछा सर कैसा था एक्सपीरियंस आपका? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस वहां पे बोला तो उसका क्या मतलब हो गया? इट इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो हैज बीन का मतलब ड्यूरेशन के ऊपर आपका फोकस होता है, और इसका मतलब ये आप उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। अगर वाज भी लगा सकते हो आप, अगर वो बाकी का जो सेंटेंस है आगे पीछे वो पास्ट में है तो वहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। और इसमें दिक्कत इसलिए होती है, जरा ये भी बात समझ लो, क्योंकि जनरली जैसे आप कह रहे थे कि राहुल्स पार्टी, राहुल की पार्टी, तो राहुल्स पार्टी में आपने देखा कि जब अपॉस्ट्रोफी लग रहा है तो मतलब की का के निकलता है, ये पोजीशन की बात करता है कि उस चीज से आपका संबंध है, ठीक है ना? लेकिन जब आप यहां पे देख रहे हो इट्स वाले केस में कि जब इधर अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हो तो यहां पे की का के का कोई मतलब नहीं है। इट वाले केस में अपॉस्ट्रोफी जब लगता है तब की काके का कोई सेंस नहीं आता। जब विदाउट अपॉस्ट्रोफी आप लिखते हो तो की काके का सेंस आता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग करते हैं ये गलती। तो आप बिल्कुल, मैंने तो लोगों के लिखे हुए कोट्स देखे हैं, उसको बढ़िया से मतलब वो ज्ञानी बन के लिखते हैं ना, माई कोट्स करके याद आता है जहां पे आप अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। वहां पे मैंने 2-4 लोगों की अंग्रेजी देखी, लगाना था इट इज और लिखा हुआ था इट्स। तो इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी का मतलब इसका होता है, और जब अपॉस्ट्रोफी लगता है तो उसका मतलब यह है या था या ये रहा है, इस सेंस में लग जाता है। तो ये आपके अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। एक तो कंफ्यूजन यहां पे होती थी, बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि भाई अगर कहीं हैजंट लिखा है तो मतलब क्या होगा? हैज नॉट। कहीं हैवंट लिखा है तो मतलब क्या होगा? हैव नॉट। बड़ा बड़ा लिखने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, छोटा हैडंट है तो हैड नॉट, ये मतलब यहां पे हो जाता है। अंशु आपकी पहली लाइव क्लास है, चलिए वेलकम है। तो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये चौथा पॉइंट था। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
एंट एम नॉट के सेंस में या आर एन के सेंस में भी इस्तेमाल हो जाता है हिमांशु। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सलमान अटेंडेड हिज ड्राइवर्स सन्स मैरिज सेरेमनी। अब ये सेंटेंस है आपके पास, और इसी सेंटेंस से हम डिड्यूस करेंगे एक और कॉन्सेप्ट। यहां पे आप देख रहे हो कि बैक टू बैक दोनों ही वर्ड्स के अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, अपॉस्ट्रोफी। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ वो भी आपको समझ में आ रहा है कि सलमान ने अपने ड्राइवर के बेटे की शादी का जो फंक्शन है उसको अटेंड किया। बेटे की शादी का डबल डबल पॉजिटिव आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि बैक टू बैक अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो है वो गलत माना जाता है। बैक टू बैक यानी दो लगातार शब्दों में कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स में अगर आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाता। अब आप इसको सही कैसे करोगे? तो ये स्ट्रक्चर तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि बैक टू बैक दो शब्दों में अपॉस्ट्रोफी लग गया। अब हमें इसी भाव को बरकरार रखना है जो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई? सलमान अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी of his driver's son। सलमान अटेंडेड द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज ड्राइवर्स सन। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल सिर्फ क्या हुआ है, एक बार हुआ, और एक बार आपने ओएफ ऑफ का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जो है वो बैलेंस कर लिया है। तो इस तरीके से इसी बात को हम जब इस तरीके से कह रहे हैं, भाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, एक ही भाव को व्यक्त करने के दो तरीके, जिसमें पहला वाला जो तरीका है वो गलत है और ये दूसरा वाला तरीका जो है ये सही है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी दे सकते हैं, तो चाहे एरर डिटेक्शन हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स के ज्ञान की खिचड़ी के ऊपर ही ये दोनों टाइप्स क्वेश्चन के बेस्ड होते हैं जो एसएससी में आपके पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपने क्या देखा कि भाई बैक टू बैक ऑर्डर करके हमने ऐसे लिख दिया। इसको भी नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी। गुड मॉर्निंग कीर्ति, विवेक, शिव, हरीश। हाँ शिव ले लिया आपका नाम। गुड मॉर्निंग निर्भय। चलो इसको नोट करो, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। आप कोई और एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं मुझे? कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल? राजू ले लिया नाम भाई आपका। कैन यू गिव मी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस? कोई सेंटेंस आप भी इसी तरीके से बताओ। ओके थैंक यू प्रभात। चलिए एक और सेंटेंस बताइए इसी तरीके का। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की क्रिएटिविटी थोड़ी सी जाहिर हो। पहले गलत सेंटेंस लिखो और फिर अपने आप ही करेक्ट करो उसको। रूपेश, प्रभात, सहदेव, जितने लोग भी नए ज्वाइन हुए हैं बैच में, आप सभी से गुजारिश है कल संडे होगा, पीछे के वीडियोस देख लेना भाई, सिस्टमैटिक देख लेना शुरुआत से, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स में पीछे वाली बात का कॉन्टेक्स्ट आएगा। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर आज खत्म कर रहे हैं हम, और आज भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। नाउन, और नाउन से पहले बिल्कुल जो बेसिक होता है ग्रामर का वो सारी चर्चा हुई थी कि वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या टाइप होता है इनका, क्योंकि सब सेंटेंस के ही टुकड़े हैं। तो बहुत जरूरी है वो सब समझना। अभी क्वेश्चन में भी आपको नजर आएगा जो आपने अभी तक सीखा उसका कितना प्रभाव दिख रहा है। मोहन्स ब्रदर्स कार इज ब्लैक। My friend's wife necklace was stolen. The necklace of my friend's wife was stolen. Very good बालकिशोर। My father's secretary's mother has expired। रामचंद्र कह रहे हैं। तो इसका करेक्ट क्या होगा? राजू is my father's friend's son। ओके जी। विवेक attended the class of सत्येंद्र sir। ओके। He went his friend's brother's house. So he went to the house of his brother's friend। Very good। Mohan's son's dog has died। आशीष बता रहे हैं। Hema went to the party of father's friend। करिश्मा कह रही हैं। The rich are poor rich। Rahul met with his brother's friend। Amir Khan attended the marriage of his brother's son। शाहनवाज बता रहे हैं। She's my mother's sister's daughter। चलो बहुत अच्छा, मुझे समझ में आ गया कि you people got the point। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रमाण देते रहा करो, टेस्टिंग होती रहती है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, और ये वो वाला पॉइंट है ना जो आप सबको पता है। ये वो पॉइंट है जो आप सबको पता है। और वो कौन सा पॉइंट है भाई? छठा पॉइंट, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो कि अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो है हम नॉन लिविंग चीजों के साथ नहीं करते। राइट, नॉन लिविंग चीजों के साथ हम नहीं करते। जैसे हमने अगर कह लिया कि टेबल्स लेग, यानी आप किसी टेबल के पैर की बात कर रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आप वहां पे क्या कहेंगे? लेग ऑफ द टेबल। आप लेग ऑफ द टेबल कहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि टेबल जो है वो नॉन लिविंग है। टेबल जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। राइट, अब जैसे कह दिया, मान लो मैंने कहा कि टुडेज क्लास, तो कोई कहा सर ये कैसे हो गया? टुडेज क्लास, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। नॉन लिविंग, लिविंग, दिन में क्या लिविंग है, ये वो। तो वो बात बिल्कुल सही है कि आप लिविंग बीइंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते। अपॉस्ट्रोफी में की का सेंस आता है और उसी सेंस को आप ऑफ के जरिए निकाल लेते हैं। टेबल का पैर, यहाँ पे हमने लेग ऑफ द टेबल कर दिया, तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो गया। तो लेकिन अब अगर आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी कौन कौन सी चीजों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किन के साथ हो सकता है भाई? टाइम के साथ हो सकता है, वेट के साथ हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस की बात आपको बतानी है अगर, तो भी आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो टाइम, स्पीड, और सॉरी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैथ्स का टीएसडी। टाइम हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया। किसी चीज का आपको अगर अमाउंट बताना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप कर लेते हो। और एक जो आपने जरूर सुना पढ़ा होगा, पर्सोनिफाइड नाउन्स। पर्सोनिफाइड नाउन्स, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये भी इंग्लिश में पढ़ा हुआ है आपने 11वीं 12वीं में। राइट, पर्सोनिफिकेशन, जब बेजान चीज को आप इंसान की तरह से ट्रीट करते हैं, यानी पर्सन बना दिया आपने। तो किसी भी बेजान चीज को अगर इंसान की तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो भाई इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो, इसका क्या मतलब? जब उसमें जान आ गई, अब वो लिविंग बीइंग हो गया। ठीक है ना, और जब लिविंग बीइंग हो गया तो आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद, इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो जब पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो हमने उनको पर्सन की तरह से ट्रीट कर लिया। अब जैसे मान लो अगर आपको एक हफ्ते की छुट्टी मिल गई, तो आप क्या कह सकते हो? अ वीक्स हॉलीडे।
वीक सॉलिड है, एक हफ्ते की छुट्टी। तो अब यहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे हमने बात करी अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लेंथ अगर है तो आपने उसके लिए भी लगा लिया, नो प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। पर्सोनिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल देंगे पर्सोनिफिकेशन का कुछ एग्जांपल। इंडियाज कल्चर इज वेरी यूनिक, वेरी गुड प्रीतम। हाँ जी, पर्सोनिफिकेशन का कुछ एग्जांपल। जैसे देखो आप धरती, हम क्या बोलते हैं, धरती माँ, नेचर को हम हमेशा नर्चर करने वाला मानते हैं कि उसका काम क्या है, उसका काम हमारा पालन पोषण करना है। तो हम उसको एक फीमेल की तरह से मान लेते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वही जन्म दे सकती है, वही पाल सकती है। तो हम मदर अर्थ इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मदर अर्थ। लेकिन वहीं पे सूर्य देवता को, सूर्य को आप क्या मानते हो, मेल, क्योंकि ऊर्जा, प्रकाश, ताकत उसका प्रतीक। डेथ है, काल, मौत को भी क्या माना जाता है, पुरुष मान लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने सॉफ्ट एंड हार्ड ट्रेट के जरिए, एक्टिव पैसिव ट्रेट्स के जरिए जो उनके लक्षण हैं, उस आधार पर महिला और पुरुष मान लेते हैं। तो अब जैसे हमने नेचर को अगर एक जीवंत की तरह से बताया, तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, जैसे नेचर के लॉज, नेचर्स लॉज, तो अब ये लिखना बिल्कुल ही जायज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेचर्स लॉज, आप कहेंगे ये कैसे होगा नेचर का कानून, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सब हमारे छोटे छोटे से यूजेस थे, बचपन में सब पढ़ा हुआ था आपने, मैंने उसको आपके लिए एक बार फिर से ब्रश अप कर दिया। तो 1 किलोग्राम की कोई चीज है, मीटर, डिस्टेंस, ये सब सेंस में आप यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी का इन केसेस में अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। चलिए जी, तो आप समय है आपके टेस्टिंग का, और अब हम देखेंगे क्वेश्चंस सब आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको। हाँ जी, पहले 5 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। नाउन के ऊपर आपको ये पता करना है, जो नाउन आपने इतने ज्ञान लिए हैं उस आधार पे क्या एरर है ये आपने बताना है। और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन आज की क्लास में सही हुए। शाहनवाज, मोहित, प्रियरंजन, हरीश, क्या एरर है ये बताना है, सिर्फ नंबर लिख देना वहां पे भाई। क्या क्लियर नहीं है अंकित? विजिबल नहीं है आपको भाई, ऐसे एरिया में चले जाओ जहां नेट का कनेक्शन बेहतर हो, ठीक है ना। चलिए जी, आपका समय होता है पूरा, और अब मैं कर लेता हूं डिस्कस, और आप इसको देखेंगे कि आप कितने करेक्ट हुए। ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द पीपल नाउ। अब देखो, आपका वो ज्ञान जो आपने लिया था फ्रेज और क्लॉज वाला, वो तुरंत यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस इतना बड़ा है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो जाहिर तौर पे इज के पहले जितना कुछ लिखा हुआ है, इज के पहले इज वर्ब है, उसके पहले जितना कुछ लिखा हुआ है, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ये किस तरह का फ्रेज है, क्योंकि इन शब्दों के समूह में कोई भी वर्ब नहीं आया हुआ है। मुझे बताइए किस तरह का फ्रेज है ये, पहले वो ज्ञान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में इज के पहले जो लिखा गया है वो किस तरह का फ्रेज है? वेरी गुड पूजा, दैट इज नाउन फ्रेज। राहुल, शाहनवाज, हरीश, प्रीतम, आशुतोष, रुद्र, अतुल, विश्वजीत, देखा आपने, पहला ही क्वेश्चन जो ज्ञान हमने लिया उसका इस्तेमाल हो गया। अगर मान लो मैं नहीं पढ़ाया होता ये सब फ्रेज क्लॉज, सीधे नाउन पे आ गए होते और ये क्वेश्चन कर रहे होते, मैंने क्या कहा था, हर एक चैप्टर के सेंटेंस में दिक्कत होगी अगर नहीं पहचानते हो कि एक सेंटेंस के बनने में क्या टुकड़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन देखो आप अच्छा पहचान रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, इससे पहले जितना कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनता है नाउन, लेकिन यहाँ पे एक शब्द नहीं है, शब्दों का समूह है, तो हम उसे कहेंगे नाउन फ्रेज। बिगेस्ट, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल बेसिक सामान्य ज्ञान। बिगेस्ट आपको पता है कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। एडजेक्टिव किसके पहले आकर के उसको मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन के पहले आकर के। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंसर्न्ड। भाई ईडी लगा दिया तुमने तो ये तो वर्ब बन गया, और एडजेक्टिव जो है वर्ब को क्वालिफाई तो करेगा नहीं, राइट, नाउन को करेगा। तो हमें क्या करना है, इस ईडी को हटाना पड़ेगा, सिर्फ कंसर्न यहां पे होगा, और कंसर्न सही है। यहां पे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि जो ये हमारा कंसर्न शब्द है ना, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। जब मैं ये कहता हूं आपसे कि शी लाइक्स योर कंसर्न फॉर हर, क्या मतलब हुआ, मैं बता रहा हूं, किसी को पता है, वह तुम्हारी चिंता, जो कंसर्न है, जो तुम उसकी चिंता करते हो, इस चीज को वो बहुत पसंद करती है। तो शी लाइक्स योर कंसर्न फॉर हर, उसके लिए तुम इतनी चिंता करते हो, वह इस चीज को बहुत पसंद करती है। अब देखो आप यहां पे ये योर कंसर्न क्या है भाई, तो ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज किसका काम कर रहा है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का। कोई पूछेगा वो क्या पसंद करती है, तो जवाब क्या होगा, तुम्हारी चिंता जो तुम उसके लिए करते हो उसको बहुत पसंद आता है। क्या बात है, ये आदमी बहुत ही केयर करता है मेरी। तो यहां पे कंसर्न क्या है भाई, ये वर्ब है, यहां पे तो ये नाउन हो गया, और योर क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर नाउन फ्रेज बन गए हैं। तुम्हारा, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केयर। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए कि भाई ही इज कंसर्न्ड, he is concerned about your health, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई यहां पे आपने कंसर्न के वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जरूर एडजेक्टिव के तौर पे ही है, यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे किया गया है कि वो बड़ा चिंतित है तुम्हारे हेल्थ को लेकर के, बट ही इज कंसर्न। कंसर्न आप तभी कहते हैं कंसर्न वर्ब की, वर्ब हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल एडजेक्टिव के लिए बिल्कुल होता है। आप परिचित होंगे इस बात से, नहीं परिचित हैं तो हो जाएंगे वर्ब के चैप्टर में, अगर थोड़ा बहुत होश में सुने तो आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे कहा जाए ब्रोकन विंडो,
ब्रोकन विंडो, देयर इज अ ब्रोकन विंडो इन द रूम। क्या मतलब हुआ कि कमरे में एक टूटी हुई विंडो है। विंडो नाउन, ब्रोकन टूटी हुई, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे हो गया भाई वहां पे? एडजेक्टिव के तौर पे हो गया। तो वैसे ही तो यहां पे भी वो वर्ब हो गया। तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हमने इसीलिए पहचाना। एक बार वो पहचानने का काम कर लोगे ना, हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपने जो आंसर कर दिया, मेरा काम तो हर क्वेश्चन समझाना है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, जिनका गलत है वो सुनते चले। समझाने में जरूर आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे ही। अच्छा, पहले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो वर्किंग बॉडीज हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को फिर से वापस ले आना, ये सब्जेक्ट है। इज द बिगेस्ट कंसर्न, ये सबसे बड़ी चिंता है फॉर द पीपल नाउ, लोगों के लिए अभी। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद सारी वर्किंग बॉडीज की कार्यप्रणाली को दोबारा पटरी पर लाना ही लोगों की अभी सबसे बड़ी चिंता है। ये इस बड़े से सेंटेंस का मतलब हुआ। अगला है, इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट द लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको पता है, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया था, तरीकों से बनाया था कई सारे। लाफ यहां पे वर्ब है, वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता। यहां पे आपको सब्जेक्ट चाहिए, दैट के बाद जो अगला क्लॉज है उस क्लॉज का सब्जेक्ट चाहिए आपको, और लाफ वर्ब है। हमें क्या करना पड़ेगा? लाफ को रिप्लेस करना पड़ेगा भाई लाफ्टर से। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये हंसना है और ये हंसी है। हंसी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, इसमें सबकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस। अगला है फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स, फिर वही प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है भाई? देखो, एक जगह पे तुमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, जो ज्ञान दिया सीधा पेपर में इस्तेमाल है उसका हर क्वेश्चन के अंदर। अब जो कर रहे हो आप कि भाई फ्लेक्सिबल जो शब्द है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है ना, एबल और एबल, योग्य, जो फ्लेक्सिबल हो, प्लायबल हो। और फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं बनेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। क्या चाहिए आपको? नाउन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपने बना लिया यहां पे इसको नाउन, तो आपको वही लिखना पड़ेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स। और आप ये भी जानते हो भाई, प्रीपोजिशन पढ़ा था ना हमने, क्या डेफिनेशन थी कि प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो पहले पोजीशन होता है किसके? किसी नाउन के या प्रोनाउन के, और जिसके पहले पोजीशन होता है उसका उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है। तो विड्रॉल्स नाउन प्लूरल करा हुआ है आपने, उसके पहले भी अब नाउन हो गया, नाउन और नाउन के बीच का संबंध। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम वुड बी टाइटेंड। अब यहां पे अगेन देखो, वुड बी टाइटेंड, ये जो हमारे चश्मा है ना, ये एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी में देखना है आपको। अब देखो आप, वुड बी टाइटेंड, वुड यहां पे वर्ब है, आया ना, वुड बी टाइटेंड, वुड यहां पे वर्ब हो गया। वुड से पहले जितना कुछ हो गया भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो क्या होगा? या नाउन होगा। जब एक शब्द होगा तब नाउन कहोगे ना। यहां पे जो शब्दों का समूह है, सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम फंड्स अंडर द पेंशन स्कीम, ये सब शब्दों के समूह हैं। ये क्या कह जाएंगे? ये नाउन फ्रेज कह जाएंगे। क्लॉज आप कह नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कोई यहां पे मामला आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत अच्छा आशुतोष, नाउन फ्रेज ऋषिका राहुल, यही मजा है पूरे डिटेल में पढ़ने का, बेसिक से। हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम, अगेन देखो यहां पे मेड आपके पास वर्ब है भाई। मेड क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले जो आया हुआ है वो क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। यहां पे भी आप देखें तो चौथे सेंटेंस के अंदर हिज टेन्योर, उसका कार्यकाल, हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम, हिज टेन्योर एज अ पायलट मेड हिम फेस। यहां पे देखो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर देखोगे, या आप वर्ब के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं अभी फॉर द टाइम बिंग बता दूं, मेड यहां पे जो है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है इसको। कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या है कि जब कोई और किसी काम के होने के लिए कारण बनता है। जैसे मैं आपको कहूं कि आई मेड यू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस, क्या बोला मैंने? आई मेड यू सॉल्व दीज 5 क्वेश्चंस, मैंने आपसे ये 5 क्वेश्चन करवाए। आप कर तो रहे हैं लेकिन क्या अपनी इच्छा से? क्या नहीं, मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि भाई आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इनको आप सॉल्व करिए, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे वो क्वेश्चन करवाए, यानी आपके करने के पीछे का कारण कौन है? मैं। तो जब भी सेंस ये हिंदी में निकलता है उसने ये काम करवाया, राइट, तो वहां पे हम मेड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान जाएंगे डिटेल में वर्ब चैप्टर में। लेकिन इन्फिनिटिव हम एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं, और इन्फिनिटिव में एक टर्म आता है बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। तो थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं, जैसे मैं कहूं आई वांट टू टीच यू, बहुत बेसिक सेंटेंस, आई वांट टू टीच यू, हिंदी अर्थात तुरंत निकाल लेंगे, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जो कि वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने ऐसे शब्द हैं जो कि वर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि यार ठीक है, ये आई सब्जेक्ट हो गया, इसको पढ़ाना है, तुमको पढ़ाना है ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में ये वर्ब आ गया। बट यहां पे वर्ब सिर्फ वांट है, हम मोटे मोटे तौर पर उसको वर्ब बोल दिया हमने, लेकिन यहां पे टू टीच एक्चुअली टीच वर्ब नहीं है। टू टीच यहां पे इन्फिनिटिव है। इस स्ट्रक्चर को 2 + V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये काम क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है एक्चुअली। अगर मैं पूछूं मैं क्या चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहने का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन बनता है। तो हमारे पास जिरंड और इन्फिनिटिव ये 2 टर्म आते हैं एडवांस वर्ब में। जिरंड का मतलब V1 + ING, राइट, और इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1, ये दोनों नाउन का रोल निभा रहे होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल निभाते हैं। बाकी क्या क्या रोल निभाते हैं डिटेल में पढ़ोगे, खिचड़ी हो जाएगी आपको। मैं बस ये सेंटेंस आया इसलिए समझा रहा हूं। यहां पे हम करते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नंगा कर देना, यानी तुमने इन्फिनिटिव को नंगा कर दिया, उसका 2 छीन लिया, उसका 2 छीन लिया। क्योंकि आपको दिक्कत ये होगी यार, ये कौन सा स्ट्रक्चर जहां मेड एक वर्ब आ गया और फिर फेस भी एक वर्ब आ गया, दो वर्ब एक साथ, ये क्या मतलब है? 2 वर्ब एक साथ तो आ नहीं सकते। तो भाई 2 वर्ब एक साथ अगर दिख रहे हैं आप आते हुए, तो या तो इस तरह से होंगे या जिरंड वाले होंगे। जैसे मैं कहूं कि आई लाइक स्विमिंग, अब मैं अगर कह रहा हूं आई लाइक स्विमिंग, तो एक मासूम से आदमी को जिसको नहीं पता है स्ट्रक्चर, उसे लग सकता है यहां दोनों वर्ब है। नहीं भाई, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, स्विमिंग वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का वर्ब है। ये कोई पूछेगा अगर मुझसे व्हाट डू आई लाइक, तो मैं क्या बोलूंगा? स्विमिंग, तैरना, मुझे तैरना पसंद है। पसंद लाइक लाइक इज अ वर्ब, स्विमिंग इज नॉट अ वर्ब। तो इसको हम कहते हैं जिरंड। जिरंड यहां ऑब्जेक्ट का काम, यहां इन्फिनिटिव। तो अगर 2 बैक टू बैक आ रहे हैं ना, तो जिरंड होगा इन्फिनिटिव होगा। यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे तो जिरंड दिख रहा है, आईएनजी भी लगा फेसिंग में, और फेस के पहले टू भी नहीं लगाया, इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जो अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, जैसे मेक है, बिड है, हेल्प है, सी है। आप ध्यान से सुनिए, अखबारों को पढ़िए। आई कांट सी दिस हैपन। कई बार नेता लोग या स्टार लोग, फिल्म स्टार, कोई बुरी घटना देश में घट गई, कोई नृशंस हत्या हो गई, कोई बलात्कार हो गया, तुरंत फिल्म स्टार आकर के मतलब इस तरीके से बातें, या नेता लोग, वी कांट सी दिस हैपन। सी हो गया मेन वर्ब, और दूसरा है हैपन, लेकिन हैपन के पहले टू नहीं लगा। वी कांट सी दिस टू हैपन या वी कांट सी दिस हैपनिंग नहीं, वी कांट सी दिस हैपन। तो ये सारे यूसेज हैं। आई हेल्प यू या आई हेल्प यू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, हेल्प के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, सॉल्व के पहले टू नहीं लगा। तो वही यहां पे मतलब था कि जो उसका कार्यकाल था एक पायलट के तौर पे, उसने उसे फेस करवाया, मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो यहां पे आप एक्सपीरियंस वर्ड को एक्सपीरियंसेस कर लोगे, क्योंकि अ लॉट ऑफ है, बहुत सारे, राइट, हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस को आप प्लूरल कर लेंगे,
और अब यहाँ पे एक सवाल मन में और पैदा होगा जो लोग होश में पढ़ते समझते हैं, आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि सर एक्सपीरियंस जो शब्द है नाउन के तौर पे, अब देखो एक्सपीरियंस नाउन भी वर्ब भी है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो यहाँ ये ईडी लगा लिया आपने, यहाँ एक्सपीरियंस वर्ब हो गया, और यहाँ पे सेंटेंस में हॉरिफाइंग एडजेक्टिव है, डरावना एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे है नाउन। नाउन किस तरीके का है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आप कहेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल होता है, तो हम उसको प्लूरल कैसे कर सकते हैं? सवाल आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन भाई वही बात जो हमने पहले भी करी थी कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल लगा लिया है या प्लूरल कर लिया है, याद आ रहा है ना, कटरीना इज अ ब्यूटी, ये सेंटेंस कराया था, ब्यूटी के पहले ए लगाया तो क्या बनाया बताया था कि वो कॉमन नाउन बन जाता है, कॉमन नाउन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस को भी जैसे ही आपने प्लूरल किया, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा, ये कॉमन नाउन बन गया कि भाई बहुत तरह के डरावने एक्सपीरियंस उसको अलग अलग समय पे हुए, उन तरह के एक्सपीरियंसेस की एक क्लास। सो द मोमेंट यू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल दैट बिकम्स कॉमन नाउन, दैट्स द कांसेप्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, आप इसको कर लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन, इतना पढ़ते ही आपकी जबान खुद रोक देगी, क्या बोल रहे हो तुम, इसलिए बोल बोल के पढ़ा करो। देयर वर अ ग्रेट मेनी क्वेश्चन लिखा है भाई साहब, पांचवें क्वेश्चन में आप देखें तो जब आपने मेनी देख लिया, मेनी तो बहुत होता है ना, काउंटेबल, तो क्वेश्चन कैसे रह जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी अ ग्रेट मेनी ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है तो जाहिर तौर पर जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, क्योंकि मेनी है। चलिए जी, सो देयर वर ग्रेट मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर लेफ्ट अनआंसर्ड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अनुत्तरित रह गए। अगला क्वेश्चन, मजा आ गया प्रभात, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं टॉपिक का नाम लिख जाएगा, अगर नहीं लिखा है मैं एक बार चेक कर लूंगा, अगर नहीं लिखा है इन्होंने। चलो अब मैं नहीं बोलूंगा, फिर 2 मिनट चुप रहूंगा, आप सारे आंसर दो और बाद में मुझे बताना कि कितने सही हुए हैं आपके। आ जाओ अब इनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एबीसीडी करना नहीं है, हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कमांड करते चलनी है। जो पीछे आप सीखे हो उनको भी मैं पक्का करता रहूं। आओ, माय ब्रदर इन लॉज, देखो कल पढ़ा था उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विद अस, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या होगा, माय ब्रदर्स इन लॉ, लॉ को प्लूरल नहीं करना है, ब्रदर को प्लूरल करना है। बात यही हुई थी जब भी कंपाउंड नाउन मिले, हाइफेनेटेड नाउन मिले, तो मुख्य मेन शब्द को आप प्लूरल करते हैं। और क्यों ब्रदर्स इन लॉ करना है, आप जरा इसको भी देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, हु लिव इन दिल्ली, हु लिव इन दिल्ली, और क्या है, हैव कम टू स्टे विद अस। और मैं अगर और यहां पे आपसे स्ट्रक्चर पूछूं, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि ये हैव जो है ये वर्ब है, जाहिर तौर पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ये मेन वर्ब, कम की थर्ड फॉर्म आई है। इस हैव का सब्जेक्ट कौन है, इसके पहले ये दिल्ली लिखा हुआ है, क्या हैव का सब्जेक्ट दिल्ली है क्या, या ब्रदर्स इन लॉ है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो यहां पे इसीलिए देखो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा हो। यहां पे ये माय ब्रदर्स इन लॉ हैव कम टू स्टे विद अस, मेरे जो साले साहिबान हैं वो सब आए हैं मेरे साथ रहने के लिए। तो यहां पे ये एक्चुअल सेंटेंस है। अब ये बीच में जो लिख दिया हु लिव इन दिल्ली, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये तो क्लॉज हो गया, ये आपका एक तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज है, डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, ब्रदर इन लॉ के, ब्रदर्स इन लॉ के बारे में। अब क्योंकि हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द ब्रदर्स प्लूरल है, इसीलिए हु के बाद जो भी कुछ लिखोगे वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और आपको पता है कि प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो मेरे साले साहिबान जो दिल्ली में रहते हैं, वो वाले साले साहिबान, हो सकता है कुछ रहते हो मुंबई भी, हम उनकी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन दिल्ली, हु लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं वही आए हैं हमारे यहां कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए। तो इसीलिए बड़े सेंटेंसेस को हमेशा ब्रेक करो और एक आदत सी डाल लो कि मेरा काम है ये कि जब भी वर्ब देखूंगा अपने आप से पूछूंगा कि इसका सब्जेक्ट कहां है। ये सब आदतें डलवा रहा हूं आपको धीरे धीरे कि आपकी आदतें बदलें, इसलिए इतना काम कर रहा हूं हर एक सेंटेंस के साथ। आंसर तो फटाफट बता दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तोड़ना और समझना वो बहुत जरूरी है। तो मैं वही कह रहा था कि ये भी आपको एक तरह से इशारा कर रहा था कि हमें भाई प्लूरल करना है, और वहां लॉज को प्लूरल करा हुआ है, तो उससे पता ही कि लॉ प्लूरल नहीं होता, संख्या ब्रदर्स सिस्टर्स इनकी बढ़ती है। चलिए जी, अगला है द कस्टमर हैंडेड ओवर
अ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। आपको याद होगा हमने इस तरह का सेंटेंस कब लिखा था? जब आपको मैं एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा रहा था पहले ही दिन, नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज, और तब कहा था कि देखो ये कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, इसी ज्ञान पे पेपर में क्वेश्चन आता है, और देखो आ भी गया यहां पे। तो आपको दिख रहा है द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट। भाई साहब यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करें तो नोट शब्द जो है ये नाउन है, आया ना? नोट के पहले जो उस नोट की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है, और विशेषता बताने के लिए क्या आया हुआ है? अ 500 रुपीज। तो बस इसी में दिक्कत थी, आप रुपीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सबका सब एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन है, ये उसकी विशेषता बता रहा है कितने का नोट। तो जो नाउन को मॉडिफाई करे, डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव है, यहां वो फ्रेज है, एक्चुअली एक शब्द नहीं है। और आपको पता है कि आप एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते, प्लूरल नाउन होता है। एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, प्लूरल नाउन होता है, इसीलिए यहां से रुपीज जो है वो हट जाएगा, रूपी करना पड़ेगा आपको। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि यू गेव मी 500 रुपीज, तो ये सेंटेंस सही है क्या? हां जी। अगर मैं ये कहता हूं कि यू गेव मी 500 रुपीज, तो क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? रुपीज यहां पे सही है सेंटेंस। मोहाबंशी। वो कैब बैच इसके बाद आएगा भाई, दिसंबर के फर्स्ट वीक में वो कैब बैच आएगा, डोंट वरी। बिल्कुल सही बात। चलो सभी ने पकड़ लिया। अच्छा लगता है जब बताए गए ज्ञान को आप याद रखते हो। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है रुपीज में? क्योंकि रूपी करेंसी का नाम है, नाम नाउन होता है। नाउन इज नथिंग बट द नेमिंग वर्ड। ये करेंसी का नाम है, नाउन को प्लूरल किया जा सकता है। अब यहां पे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव भाई ये है 5 और 100, 500, ये दोनों शब्द मिलकर रुपए के बारे में बता रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसमें अगर मुझे एरर डालना हो पेपर में तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा? बड़े प्यार से मैं क्या करूंगा? 500 कर दूं, और जैसे ही मैं 500 करूंगा तब एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई 500 जो है ये एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव को आप प्लूरल नहीं कर सकते। तो समझा करो जो तुम्हें चूना लगाता है वो कैसे लगाता है। मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आप उस माइंडसेट को पकड़ें, पेपर सेटर कैसे सोचता है। वही बात ना, जो हमें चूना लगा रहा है अगर हमें समझ में आई जाए कि कैसे लगाता है तो फिर हमें चूना नहीं लगता। तो वो भी इंसान ही है ना जो पेपर बना रहा है। अगर हमें पता ही हो कि हर सब्जेक्ट चैप्टर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लॉक ऑफ लायंस, कलेक्टिव नाउन, प्राइड ऑफ लायंस। मैंने जब कलेक्टिव नाउन बताया था तभी आपको कहा था कि इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। दो तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं कलेक्टिव नाउन में, एक तो वो कॉन्सेप्ट यूनाइटेड है तो सिंगुलर, डिवाइडेड है तो प्लूरल, और दूसरा तरीका ये है कलेक्टिव नाउन का कि शब्द ही गलत दे दो, देना कुछ और है लगा कुछ और दिया, तो प्राइड ऑफ लायंस होता है। वेरी गुड, सबके सही है। अगला क्वेश्चन है आई हैव डन माई बेस्ट, मैंने अपना सबसे अच्छा दिया है, बेस्ट दिया है। द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ द गॉड। ना लैप ऑफ द गॉड होगा यहां पे, भगवान के गोद में है अब, तो यहां पे इन द लैप ऑफ द गॉड। जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर, जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, द इंडियन ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जनरेट करना, ऑब्जर्व इज द विष्णु जिनका काम देखभाल करना है, एंड डिस्ट्रॉयर इज द शंकर। एनीवे सर कभी एडजेक्टिव क्लॉज विदाउट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ नहीं आती? क्यों नहीं आती भाई योगेश, उसमें क्या दिक्कत है? एडजेक्टिव क्लॉज कैसे भी आ सकता है, यहां एडजेक्टिव क्लॉज नहीं था अभी पीछे। चलिए अगला है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। बहुत सारे लोग सही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं, और चलिए इसका भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं हमेशा के लिए। इससे भी आपको हर चैप्टर में सवाल मिलते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शायद हमने पहले चर्चा की है, आई डोंट रिमेंबर, की होगी तो अच्छी बात है, आप सही जवाब देंगे। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास अगर कि वन ऑफ माई फ्रेंड या वन ऑफ माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। अगला सेंटेंस वन ऑफ माई brothers is an engineer.
कर लिया है डिस्कस, चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और ज्ञान बढ़ा लो इसमें। अगर वन की जगह पे ईच भी आ जाए तो ये बात उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। यहां पे आपको पता है कि यहां पे सिर्फ कौन सा सेंटेंस सही है, दूसरा वाला, पहला भी गलत है और दूसरा तीसरा भी गलत है, क्योंकि बात हम यहां पे जब हम कह रहे हैं वन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई में से एक, तो मेरे भाई में से एक कहां से होगा, उस भाई के टुकड़े थोड़ा ही करेंगे, भाइयों में से एक हो सकता है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। यहां पे बिल्कुल सही है, मेरे भाइयों में से एक भाई है क्या इंजीनियर, तो यहां पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ब्रदर्स ना होकर के वन है, इस बात की क्लैरिटी हमें रखनी है। इसको बच्चा रूल समझ के बड़ी मेहनत से रटता है, मैं बताऊंगा आपको, और खतरनाक, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा व्हेन आई स्विच फ्रॉम द कैट इंडस्ट्री टू दिस बीओ एंड एसएससी बैक इन 2016। एट दैट टाइम देयर वाज अ बैच जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, प्री का एग्जाम दे रखा था, मेंस का बैच था वो, जो बच्चे ये सोच रखे थे कि भाई मेरा प्री क्लियर होगा। तो एक भाई साहब जो हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया, रिवीजन चल रहा था, मेंस का बैच था, तो बेचारा बड़ी मेहनत से ऊपर छत की तरफ देख करके ज्ञान दे रहा है। सर एक रूल होता है कि जब एक प्रेपोजिशन के आगे और पीछे दो नाउन हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। माथे पे पूरी सिकन के साथ ऐसे आंख बंद करके छत को देखते हुए बेचारा रूल बता रहा है। भाई साहब 8 महीने तैयारी करके आए थे। मैं कहा भाई इतनी मेहनत, इतना सरदर्द क्यों दे रहे हो? क्या कहा उसने कि जब एक प्रेपोजिशन के आगे और पीछे दो नाउन हो, यानी पहले और बाद में आए हुए, तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। यही उसने बेचारे ने रटा हुआ था। तो यहां पे देख लो, ये प्रेपोजिशन है, इसके पहले वन आया हुआ है, बाद में आया हुआ है माय ब्रदर्स, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है? पहले वाले के अकॉर्डिंग लगता है। भाई वो तो लगेगा ही, उसमें रटना क्या है, वो तो लगेगा ही। अगर वैसे ही आ जाए ईच ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से हर एक, तो भी ईच सिंगुलर है, तो वहां पे भी क्या आएगा? इज ही आएगा। लेकिन अगर वहीं पे हो जाए सम ऑफ माई ब्रदर्स, सम ऑफ माई ब्रदर्स, तो अब सम हो गया। आप मान लीजिए सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अब आपको क्या बोलना पड़ेगा? अब अगर सेंटेंस हो जाए इस तरीके से कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स, अब देखो अब क्या हो गया? अब मेरे दोस्तों में से कुछ डॉक्टर हैं, क्योंकि अगर मैंने सम लगाया हुआ है तो जाहिर तौर पे मैं एक की बात तो नहीं कर रहा। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन और ईच, आई एम टॉकिंग अबाउट सम। सपोज इफ आई हैव 10 फ्रेंड्स and 4 of them, out of those 10, 4 of them are doctors. So it is obvious, I am not giving a specific number, but it is obvious that while I am mentioning some, it does mean कि वहां पे एक से ज्यादा हैं, और जब एक से ज्यादा है तो ये देखो सम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ गया? आर आ गया। तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी, इसमें कुछ नहीं रटना भाई, अंग्रेजी ग्रामर में कुछ नहीं रटना होता है। ग्रामर तो भाषा की गणित होती है, उसमें क्या रटना है? वोकैबुलरी में चलो याद रखना है, एग्जाम्पल्स, ये वो कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ग्रामर इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स ऑफ द लैंग्वेज, एंड मैथमेटिक्स इज अ कंसेप्चुअल थिंग, नथिंग टू मग अप। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको रटना है आपने, तो हम रटने का काम बिल्कुल नहीं करना, इन चीजों को समझते हुए चलना है। अब यहां पे देखिए आप कहां पे थे हम, कौन से क्वेश्चन में थे? हाँ, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स होगा, बुरी आदतों में से एक आदत है तंबाकू का इस्तेमाल। अब देखो इज का इस्तेमाल यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि इज बैड हैबिट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वन के अकॉर्डिंग आएगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि वन ऑफ द हैबिट्स, अच्छा हाँ, इसको ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। ओ माय गॉड, तो बुद्धि इसमें हो जाती है डम, रटने में आपके दिमाग की ताकत खत्म हो जाती है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, अरे भाई वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, सम ऑफ के बाद जो आएगा, ईच ऑफ के बाद आएगा, उसको प्लूरल तो होना ही पड़ेगा। बहुतों में से ही एक की बात कर सकते हो, बहुतों में से ही कुछ की बात कर सकते हो, ब्रदर्स में से ही या फ्रेंड्स में से ही कुछ फ्रेंड या हर एक फ्रेंड की बात करते हो, ठीक है ना? तो डार्विन का सिद्धांत भी रहा ना कि शरीर के जिस्म का इस्तेमाल करना हम कम कर देते हैं, भगवान उसकी ताकत हमसे छीन लेता है। तो रट रट करके ना ऊपर वाले माले की भी ताकत हमारी खत्म हो गई है। और जब इन तैयारियों में आते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, यहां पे भी आप वही गलती दोहरा रहे हैं। वहां तो नैया पार हो गई, कागज का टुकड़ा मिल गया, और उस कागज के टुकड़े डिग्री, उसकी कोई खास औकात नहीं, ये भी पता है आपको। कल ही अखबार में आया था ना, बिहार में ग्रुप डी की भर्ती के लिए कितने सारे एमबीए और पीएचडी और एमटेक और बीटेक अप्लाई कर रहे हैं चपरासी बनने के लिए। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर व्हिच इज कॉल्ड डिग्री, बिकॉज यू हैव जस्ट मक्ड अप थिंग्स। एग्जाम से पहली वाली रात में रटा, सवेरे जाके वॉमिट कराए, एग्जाम हो गया 5 इयर्स 10 इयर्स पढ़ के, तो उसका जॉब मार्केट में कोई इस्तेमाल नहीं है। जॉब मार्केट में कोई इस्तेमाल नहीं, जॉब मिलेगी भी तो बहुत ही बेसिक लेवल की। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे एक पड़ा हुआ था, साउथ में तमिलनाडु में कहां पे वैकेंसी थी, इंजीनियर्स बीटेक को 7,000 10,000 में बुला रहे थे।
प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फ्रेशर्स को, और वहीं बगल में एक हलवाई का भी निकली हुई थी वैकेंसी, उनकी तनख्वाह थी 20,000 रुपए, 18 से 20,000 रुपए पर मंथ, तमिल भाषा में लिखा हुआ था। ये हालात हो गए। तो चीजों को समझना है, जो गलतियां हमसे पहले हुई हैं कुछ रटना नहीं है, लॉजिक के साथ। चलिए रिसेंटली वो बस डिग्री जो है पीस ऑफ पेपर, वो एक एंट्री टिकट है, जैसे फिल्म देखने के लिए होता है ना कि हाँ बच्चा ग्रेजुएट है, फॉर्म भर सकता है, बस उसकी इतनी कीमत है। बाकी आपकी काबिलियत पे है। आपने वो डिग्री अगर ढंग से की है तो आप उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आपने डिग्री सिर्फ डिग्री करने के लिए की थी कि नहीं फॉर्म भर सकूं, एक बार ग्रेजुएट हो जाऊं, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं। भारत में बहुत भीड़ है भाई, और जगह बहुत कम है, तो इसलिए काबिल बनना पड़ेगा। अगला है, रिसेंटली आई विजिटेड द फार्म एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। आपको पता है सीनरीज शब्द होता ही नहीं है, सीनरी होता है। तो 11वें क्वेश्चन में क्या करोगे? सीनरी। 12वां क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू। तो ऑल द फर्नीचर होगा, आपको पता है फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। ऑल द फर्नीचर, ये सारी बात हमने कर ली थी, पीस ऑफ फर्नीचर, राइट। ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर शब्द नहीं, फर्नीचर्स होता ही नहीं। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। कितनी वाहियात बात है ये। गाड़ी एक साथ कई गियर में थोड़ी होती है भाई, हैं? ऐसा तो नहीं कार में सेकंड एंड थर्ड एक ही साथ लगेगा, गाड़ी हमेशा एक गियर में होती है। अगर 2 गियर फंस रहा है तो गाड़ी धाड़ धाड़ करके रुक जाती है। सो इन द रॉन्ग गियर करोगे आप, इन द रॉन्ग गियर, राइट। सो नाउन जो है वहां पे प्लूरल की जगह पे सिंगुलर होगा। ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस बेस्ड है कि भाई गियर्स नहीं हो सकता, गाड़ी गलत गियर में थी, एक गियर होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। रहे होंगे आंसर्स जब तक मैं बोर्ड को साफ करता हूं। बहुत अच्छा, चलिए। तो यहां पे है, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अगेन कलेक्टिव नाउन की प्रॉब्लम, ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता, क्रू ऑफ सेलर्स होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों के समूह को आप क्रू कहते हैं, क्रू मेंबर्स। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी ओके है। अगला है, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज। ये हमने कल कॉन्सेप्ट किया था, शायद लिखा नहीं था, मैंने आपको पैटर्न्स बताए थे। देखो ये वही वाला है जो दूसरी कैटेगरी थी कल, जो हमने लिखा था ना बीच में लाइन खींच के सिंगुलर और प्लूरल। उसमें दूसरी कैटेगरी क्या थी? उन शब्दों की जिनको आप जब प्लूरल करते हो तो उनके मायने 2 हो जाते हैं। अब फोर्स शब्द का मतलब बल है, लेकिन जब आप फोर्सेस करते हो तो उसका मतलब बलों हैं, और बलों के साथ साथ क्या होती है? सेना हो जाती है, आर्मी हो जाती है। ये भी इसका मतलब है। तो इसीलिए हम सुनते हैं क्या? आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। तो वही पॉइंट यहां पे भी था, द इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द पाकिस्तानीज, दूर भगा दिया उन्हें। तो इंडियन फोर्सेस, भारतीय सैन्य बल, ये उसका मतलब है। और फोर्सेस बलों के लिए वैसे भी जैसे आप कहो कि भाई इसके ऊपर कितने तरह के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो ये क्या है कि अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं, सिंपल बलों और सेना दोनों हो जाता है। अगला है, हिज वाटर्ड, हिज माउथ वाटर्ड। अब देखो यहां पे वाटर कैसे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब अभी हमें जैसे अगर पता हो कि वाटर नाउन होता है, लेकिन आपको क्या नजर आया कि यहां पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया, तो नाउन और वर्ब दोनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। सो हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का बुके नहीं होता, बंच होता है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये ग्रेप्स वाला? तो 17वां है। तो 17 में क्या करोगे आप? बंच ऑफ ग्रेप्स करोगे। अंगूरों के लिए कलेक्टिव नाउन बंच आ जाता है। अगला है, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। कल ही पढ़ा है आपने, कल नहीं, कल से पहले वाली क्लास में ना, परसों पढ़ा था ये कैटेगरीज अलग अलग। तो इंफॉर्मेशंस को प्लूरल आप नहीं कर सकते। ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस लाइब्रेरी, सो इंफॉर्मेशन करें हम। अगला है, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने भाई, ईच हो, एनी हो, कुछ भी हो, एनी ऑफ द के बाद जो शॉप है इसको तो प्लूरल होना ही पड़ेगा ना। दुकानों में से किसी भी दुकान पे वो सामान अवेलेबल नहीं था। So this article is not available in any of the shops in the market. The blinds deserve our sympathy. आपको पता है blinds गलत है वहां पे, the blind। और कौन सा ज्ञान इस्तेमाल हो रहा है? जो कॉमन नाउन के साथ सिखाया था, आई थिंक चौथा सेंटेंस हमने लिखा था, द पुअर एंड द रिच वाला, याद आ रहा होगा आपको कि द पुअर हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द रिच सिंस टाइम इममेमोरियल। अनंत काल से गरीब लोगों के द्वारा अमीर लोगों का शोषण
होता रहा है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पे है क्वेश्चन नंबर 20 में। द ब्लाइंड करोगे आप, द ब्लाइंड, ब्लाइंड एडजेक्टिव है, उसके पहले द लग गया, द प्लस एडजेक्टिव क्या बन जाता है भाई, कॉमन नाउन। और यहां पे हम बात कर रहे हैं दृष्टि बाधित लोगों की, दृष्टि बाधित लोगों की। जो दृष्टि बाधित लोग होते हैं वो सिंपैथी डिजर्व करते हैं, राइट। सो ये आपके कॉन्सेप्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। फिल्म मेकर्स, हाँ जी, तो 21st में लास्ट में फिल्म मेकर्स करना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा कि वन ऑफ के बाद आया हुआ है, अच्छे फिल्म मेकर्स में से एक। और एक बात और भी, सत्यजीत रे और वाज, सत्यजीत रे सब्जेक्ट है और वाज जो है वो वर्ब है। सत्यजीत रे और वाज के बीच में जो लिखा गया है 2 कॉमा के बीच में, वो सत्यजीत रे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good films। ये सत्यजीत रे के बारे में परिचय है। सत्यजीत रे जिन्होंने कंसीव किया, बहुत सारी कहानियों को भी लिखा और बहुत सारी अच्छी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड, बहुत आसान, कल ही पढ़ा था आपने, तो प्लेइंग ऑन सैंड हो जाएगा, रेतीली जमीन पे खेल रहे थे। 23वां क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स लिखा है भाई, इतना पढ़ते ही आगे पढ़ोगे ही नहीं आप। दीज प्लूरल है, दीज काइंड्स। ओके अल्फाबीटो, दिस इज योर फर्स्ट लाइव क्लास। ओके, आपका नाम तो पहले भी किसी बैच में देखा है, किसी और बैच में भी हैं क्या आप मेरे? अल्फाबीटो, अल्फाबीटो से याद आया, अल्फाबेट कल हम कर रहे थे ना, अल्फाबेट्स प्लूरल कर देते हो तो मतलब अलग हो जाता है। क्या होता है मतलब बताएंगे आप? द रेट ऑफ, सॉरी, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर। हाँ ओके, बुकैब में हो आप, कहीं नाम देखा था इसलिए आपका। तो ये आपका 24th है। फॉर द पोस्ट होता है भाई, पोस्ट थोड़ा ही होगा, लेक्चरर्स की पोस्ट है। सो फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पे पोस्ट नहीं, पोस्ट सिंगुलर। द रेट ऑफ ग्रोथ में भी डिफरेंट, तो रेट ऑफ ग्रोइंग नहीं 25 में, रेट ऑफ ग्रोथ करना पड़ेगा। ग्रोथ नाउन है, ग्रो वर्ब है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल अजय, एडजेक्टिव क्लॉज था वो। रेट ऑफ ग्रोथ में भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट ओल्ड एज स्पेयर्स नन, जो वृद्धावस्था है वो किसी को भी नहीं छोड़ती। द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, राइट। 26वां क्वेश्चन, देखो क्राउड और मॉब में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। जो एजिटेटेड क्राउड है, जो दंगाई भीड़ है, उसे आप क्या कहते हैं, मॉब। तो क्राउड को आप रिप्लेस करोगे किससे, मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट से, मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट से आप इसको जो है रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल कुणाल, भाषा होता है सर अल्फाबेट्स का मीनिंग, बिल्कुल। अल्फाबेट शब्द है वर्डमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है ना। कल हमने जो कैटेगरीज की थी, उन्हीं कैटेगरीज के शब्द हैं जो ध्यान में आ रहे हैं, जो इनकी लिस्ट अवेलेबल होती है। मैंने बस आपके दिमाग के लिए डाला था कि भाई उनको सिस्टमेटिक रखो बस। सिंगुलर का मतलब कुछ और, प्लूरल का मतलब कुछ और, जिसका प्लूरल होता ही नहीं, फिर सिंगुलर और प्लूरल के दो मतलब, और फिर सिंगुलर और प्लूरल के दो शब्द। चलिए जी, सो